जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है वह है अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। अभिलेख जब किसी कठोर वस्तु पे उत्कीर्ण करके लिखा जाता है तो वह अभिलेख कहलाता है, अर्थात खोद करके उत्कीर्ण करके किसी कठोर वस्तु पे लिखा जाना। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में प्रयुक्त वस्तु के आधार पर अभिलेखों के कई सारे भेद हमें मिलते हैं। मसलन यदि वस्तु पहाड़ की शिला है तो उस अभिलेख को हम शिलालेख कह देते हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन कह देते हैं। यदि वह कठोर वस्तु कोई पिलर है, स्तंभ है, जैसे अशोक के स्तंभ है, तो हम उसको पिलर इंस्क्रिप्शन कह देते हैं। यदि किसी गुफा में लिखा गया है तो उस अभिलेख को हम केव इंस्क्रिप्शन कह देते हैं। और यदि ताम्रपत्र पे लिखा गया है तो उसको कॉपर इंस्क्रिप्शन कह देते हैं। इस तरह प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख और ताम्रपत्र लेख इत्यादि अभिलेखों के भेद हैं। एक और भी भेद हो सकता है कि अभिलेख का उद्देश्य क्या है, वह क्यों लिखाया गया है। जैसे हम अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो उसके अधिकांश अभिलेख राजाज्ञा हैं, एडिक्ट्स, राज्य की तरफ से जारी की गई आज्ञाएं, तो वो राजाज्ञा हो सकती है जो अशोक के अभिलेख है। प्रशस्ति हो सकती है, शासकों की प्राचीन काल में लिखने की बड़ी परंपरा थी, जैसे प्रयाग प्रशस्ति या रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख या पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, ये सब प्रशस्तियां हैं। या खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्रशस्तियां हैं। या दान लेख हो सकता है, किसी को कुछ दान, भूमि दान लेख जिसे बोलते हैं, खासतौर से भूमि दान लेख। तो ये जो है उद्देश्य से, जो अभिलेख को लिखा जाने का उद्देश्य, उसके आधार पर राजज्ञा, प्रशस्ति, दान, भूमि दान लेख इत्यादि अभिलेख की कुछ कहना चाहिए कोटियां हैं। अभिलेख ने खासतौर से भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। जैसा कि हम देख ही आए, ऋग्वेद के संदर्भ में भोजपुर अभिलेख बड़ा महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी में अभिलेखों का बड़ा अध्ययन शुरू हुआ और जो अंग्रेजी विद्वान थे, भारतीय इतिहास में रुचि लेने वाले इंडोलॉजिस्ट थे, उन्होंने और भारतीय विद्वानों ने इस पर बड़ा काम किया। जैसे J.F. फ्लीट थे, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को, अभिलेखों को इकट्ठा किया और उनका एक संकलन निकाला। D.R. भंडारकर और D.C. सरकार ने अभिलेखों का और लिपियों पर बड़ा अध्ययन किया। लिपियों पर अध्ययन जेम्स प्रिंसेप ने भी किया और अशोक के अभिलेख की लिपियों को पढ़ने में सफलता पाई। वह यह पढ़ पाया कि ये किसी देवनाम प्रियदर्शी राजा का उल्लेख इन अभिलेखों में हो रहा है, परंतु वह उस नाम को अशोक से समीकृत नहीं कर पाया। पर उसके जो अभिलेखों को पढ़ लेने का एक लाभ यह हुआ कि उसी के कुछ समय पश्चात श्रीलंका में एक टर्नर नामक एक सिविल सर्वेंट थे। जाहिर है श्रीलंका पे भी अंग्रेजों का शासन था, तो वो भी अंग्रेज थे। और श्रीलंका में जो, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अशोक के समय के बहुत सारे बौद्ध साहित्यिक स्रोत वहाँ से मिले हैं, खासतौर से दीपदान और महावंश। तो उन रचनाओं में अशोक के लिए देवानाम प्रिय शब्द का प्रयोग हुआ था। तो टर्नर महोदय ने ये बताया कि ये जो नाम है या जो ये विरुद्ध है वह अशोक के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार जेम्स प्रिंसेप के पढ़ लेने और टर्नर महोदय के साहित्यिक स्रोत में उस शब्द को खोज लेने का लाभ ये हुआ कि ये दो स्रोत मिलकर के, साहित्यिक स्रोत और अभिलेखों ने मिलकर के एक बड़ी गुत्थी प्राचीन भारत के इतिहास की सुलझाई। ऐसा ही एक चीज़ यहाँ मुझे फिर याद आ रही है, रोसटा अभिलेख का जिक्र बड़ा रुचिकर है और यहाँ किया जाना चाहिए। रोसटा स्टोन कहते हैं वैसे इसको, एक पत्थर की एक इतनी बड़ी करीब संरचना जब नेपोलियन मिस्र पे चढ़ाई कर रहा था तो वहाँ उसे मिली और उसमें 3 लिपियों के अंदर एक लेख लिखा हुआ था। एक हीरोग्राफिक लिपि थी जो मिस्र की प्राचीन लिपि है, एक हेरेटिक थी और तीसरी ग्रीक थी। नीचे ग्रीक में वही चीज़ कुछ लिखा हुआ था। तो लोगों ने माना कि यदि एक ही पत्थर पे एक ही विभिन्न लिपियों में लिखी गई है तो कम से कम ये बात तो ये मानी जा सकती है कि वह किसी एक ही चीज़ के बारे में बात तीनों लिपियों में कर रहे हैं। ग्रीक लिपि को दुनिया भर में उस समय पढ़ने वाले बहुत सारे लोग उपलब्ध थे और ग्रीक लिपि का जो है
रूपांतरण कर लिया गया और उसके बाद कुछ शोध के पश्चात ग्रीक लिपि में जो लिखा था उसके आधार पर प्राचीन मिस्र की हीरोग्लिफिक जो लिपि है उसको इस रोसेटा स्टोन के जरिए क्या करना चाहिए, डिसाइफर किया जा सका या उसको पढ़ा जा सका और इससे मिस्र के जो इतिहास के बहुत बड़े जो कहना चाहिए कि अतीत का रहस्योद्घाटन हुआ। तो अभिलेख इस दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। अभिलेख अपने आप में एक विशिष्ट अनुशासन बन जाता है और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी। अभिलेखों से संबंधित एक चीज और है, वह है लिपि शास्त्र, पैलियोग्राफी। अभिलेख जिस लिपि में लिखा गया है उसके अध्ययन को पैलियोग्राफी कहते हैं, यानी जो प्राचीन लिपियां हैं उनका अध्ययन पैलियोग्राफी प्राचीन लिपि शास्त्र कहलाता है और एपिग्राफी अभिलेख शास्त्र कहलाता है। प्राचीन भारत के जो अभिलेख हैं लिपि की दृष्टि से वो आमतौर पे ब्राह्मी लिपि में है और यही ब्राह्मी लिपि बाद में देवनागरी लिपि के रूप में विकसित होती है कुछ हजार वर्ष के अंदर। कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी हैं, वो आमतौर पे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से संबंधित हैं। वहाँ पे हमें एरामाइक जो एक यूनानी लिपि है उसमें भी अभिलेख प्राप्त होते हैं। यदि भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो प्राचीन भारत के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है और करीब दूसरी शताब्दी से हमें संस्कृत में भी अभिलेख प्राप्त होते हैं। रुद्रदमन का जो गिरनार अभिलेख है वह संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है। इसके पश्चात सातवाहन शासकों ने और पल्लव शासकों ने संस्कृत में अभिलेखों की बड़ी प्रभुत मात्रा में रचना की। करीब 9वीं शताब्दी से दक्षिण के अभिलेख हमें कन्नड़ और तमिल में देखने को मिलते हैं। इससे पहले के समस्त अभिलेख जो हैं वो संस्कृत के अंदर प्राप्त होते हैं। अभिलेखों में ये माना जाता है भारत में कि अभिलेख जो है सबसे पहले अशोक के अभिलेख हैं, अर्थात भारत में अशोक से पहले के अभिलेख नहीं मिलते। परंतु यदि यहाँ एक रोचक तथ्य का उल्लेख मैं करना चाहूँगा कि अजमेर में ही, अजमेर से जस्ट कुछ 20-50 किलोमीटर दूरी पे जो बड़ली गांव है वहाँ पे एक छोटा सा फलक पत्थर का मिला है, उसको हम उसमें जो लिखा हुआ है उसको हम अशोक से भी पुराना अभिलेख मानते हैं। इसी यज्ञ की संकल्पना उस अभिलेख के अंदर की गई है। परंतु ये बात स्वीकार की जा सकती है कि अशोक से के समय से ही हमें प्रचुर मात्रा में अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेख कई श्रेणियों में हैं, उसके करीब 12 जगह से मिले हुए शिलालेख हैं जो पत्थर की बड़ी शिलाओं पर लिखाए गए हैं। इसके अतिरिक्त वो यहाँ ये बात बड़ी गौरतलब है कि वो शिलाएं अफगानिस्तान से लेकर के उड़ीसा तक और इधर देहरादून से लेकर के एरुगुडी तक यानी कि आंध्र प्रदेश तक प्राप्त हुई हैं, अर्थात सारे भारत में मिली हैं। उससे एक तथ्य की पुष्टि होती है कि अशोक का साम्राज्य इस पूरे क्षेत्र में विस्तृत था। तो अभिलेख हमें परोक्ष रूप से भी कई सारी सूचनाएं दे दिया करते हैं, जहाँ से मिलते हैं वह उस साम्राज्य में मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अशोक के स्तंभ लेख भी मिले हैं, अशोक के गुहालेख भी मिले हैं, अशोक के लघु स्तंभ लेख भी मिले हैं। छोटा सा फलक अभिलेख भी हमें बैराट से प्राप्त हुआ है जो हमारे राजस्थान में ही है और उस अभिलेख में वह बौद्ध धर्म की बड़ी प्रशंसा करता है। तो उस छोटे से अभिलेख से जो बैराट का प्रस्तर अभिलेख है उससे एक और तथ्य पुष्ट होता है कि अशोक बौद्ध धर्म का मतावलंबी था। अभिलेख साहित्यिक स्रोतों से जो चीज़ जानकारी प्राप्त होती है इसको कई बार पुष्ट भी करते हैं, जैसा हम पहले ऋग्वेद के संदर्भ में देखे आए हैं। वैसा ही यदि हम पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञों की बात करें तो हम ये पाएंगे कि पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञों का जिक्र सिर्फ साहित्यिक स्रोतों में महाभाष्य के अंदर मिलता है, परंतु उसने वो यज्ञ किए थे इसकी पुष्टि धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हो जाती है। इसी प्रकार यदि हम और धार्मिक परंपराओं में अभिलेखों के इतिहास निर्माण या तथ्यों की पुष्टि की भूमिका को देखें तो हेलियोडोरस का स्तंभ लेख जो विदिशा से प्राप्त हुआ है बड़ा जोरदार है। क्यों? क्योंकि वह ये बताता है कि एक इंडो ग्रीक जो है भारतीय परंपरा में या भागवत परंपरा में दीक्षित था या उसका अनुयायी था। क्यों? क्योंकि हेलियोडोरस नाम का इंडो ग्रीक उस अभिलेख में अपने भागवत होने की पुष्टि करता है। तो अभिलेख हमें कई तरीके से इतिहास निर्माण में मदद करते हैं। यहाँ मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि जो सातवाहन शासक थे उनका तो संपूर्ण इतिहास ही हम अभिलेखों के जरिए जान पाते हैं, या कि समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारियों के स्रोत तो बहुत सारे हैं, परंतु वो इतना बड़ा विजेता था, उसने बिना हारे इतनी सारी राजनीतिक विजय हासिल की थी। उनको जानने का स्रोत एकमात्र उसकी प्रयाग
प्रशस्ति ही है। इसी प्रकार उड़ीसा के महानतम शासक खारवेल को जानने का एकमात्र स्रोत उसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अभिलेख इतिहास के एक इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में भी उपलब्ध होते हैं, और वह साहित्यिक और अन्य जो स्रोत हैं उनसे जो जानकारी मिलती है उसको पूरक भी करते हैं, और अभिलेख इस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं।